हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित शर्मा नई वीडियो के साथ आपके पास उपस्थित हूँ। आज हम विद्युत फ्लक्स करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने किया था एरिया वेक्टर। पूरा टॉपिक एरिया वेक्टर बेस्ड कर दिया था। क्यों कर दिया था? क्योंकि आगे का पूरा चैप्टर इसी बात पर डिपेंड होकर आगे बढ़ेगा। अगर आपने एरिया वेक्टर को समझ लिया तो एरिया वेक्टर के जितने भी फिगर्स मैंने आपको बताए थे वो आपको कहीं ना कहीं सॉल्यूशन के रूप में मिलेंगे। ये जो विद्युत फ्लक्स है, विद्युत फ्लक्स है क्या, आप ये समझिए। देखिए जरा, हम एक फ्रेम लेते हैं और उस फ्रेम को बहते हुए पानी में अंदर डुबकी लगा देते हैं। पानी फ्लो हो रहा है तो फ्रेम में से जाएगा, और जब फ्रेम में से जाएगा तो 1 सेकंड में से उस फ्रेम में से निकलने वाला जितना भी पानी है उस पानी का फ्लक्स कहलाएगा। ये फ्रेम है, देखो फ्रेम बिल्कुल खाली है, ठीक है नहीं। अब इसको हमने बहते हुए पानी में डाला क्योंकि ये सर्कल है, ठीक है नहीं, सर्कल है, इसमें से फ्लो हो रहा है पानी। जब फ्लो हो रहा है तो 1 सेकंड में जितना पानी इस फ्रेम में से जाएगा इस रिंग का क्या कहलाएगा? पानी का फ्लक्स, वाटर फ्लक्स कहलाएगा। आ रही बात समझ में? फ्लक्स मात्रा है, गुजरने वाली, 1 सेकंड में गुजरने वाली मात्रा। अगर हम पानी को फ्लो करते हैं तो पानी का फ्लक्स कहलाएगा। अगर हम लाइट को फ्लो करवाएंगे तो लाइट का फ्लक्स कहलाएगा। वो मात्रा जो 1 सेकंड में से इसमें से गुजर रही है वो उसका फ्लक्स कहलाएगी। आप एक तरह से समझिए, रेलवे स्टेशन में बहुत भीड़ होती है, टिकट चेकर टीटी खड़ा होता है गेट पर, और गेट को बहुत छोटा सा खोलते हैं, उसमें से एक आदमी ही बाहर निकल सकता है। लेकिन अगर उस पर टीटी नहीं हो तो 4-4, 6-6 एक साथ निकलना शुरू होते हैं तो क्या होगा? लोग 1 सेकंड में जितनी उसमें से, उस फ्रेम में से, उस गेट में से निकलेंगे, उस फ्रेम का, उस गेट का लोगों का फ्लक्स होगा कि उसमें से कितनी मात्रा में लोग पलायन कर रहे हैं। ठीक इसी तरीके से यहां पर हम विद्युत फ्लक्स को लेंगे। विद्युत किससे दिखाई जाती है? विद्युत बल रेखाओं से। मतलब विद्युत तो आवेश होती है। विद्युत अपने आप में क्या है? आवेश प्रवाह की दर। विद्युत क्या कहलाएगी? आवेश प्रवाह की दर। ये जो इलेक्ट्रिसिटी है ये चार्ज को पर सेकंड फ्लो होने को व्यक्त करती है। चार्ज का पर सेकंड फ्लो होना, सही नहीं? अब ये जो चार्ज पर सेकंड फ्लो हो रहा है तो चार्ज किसको दिखाया जाएगा? ये दिखाया जाएगा इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स के मतलब विद्युत बल रेखाओं के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाना है। इलेक्ट्रिक को किससे दिखाएंगे? इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स से दिखाएंगे। तो हमें इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, किसी फ्रेम में से जितनी संख्या में निकलती हैं उसका क्या कहा जाएगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहा जाएगा। ये क्या है आपका? सरफेस में से मतलब पृष्ठ, और ये क्या होगी आपकी? इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, ठीक है नहीं? तो अब क्या हो गया?
इसमें से मैक्सिमम कितनी लेती हैं? अब इसका सरफेस हमने ले लिया S, टोटल पृष्ठ कितना है? सरफेस एरिया S है, यहां पर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स E है, तो इसमें से मैक्सिमम कितनी फ्लो करेंगी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स? ठीक है नहीं, इसकी काउंटिंग कैसे करेंगे? हम क्या करें, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई से शो करते हैं, तो हम क्या करें, कितनी इसमें से निकल रही हैं, तो यहां पर क्या करें, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स लेते हैं। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स को अगर हम सरफेस एरिया से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें टोटल इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स मिल जाएंगी। अब ये टोटल जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है ये एक ही सूरत में इसमें से मिल सकती है मैक्सिमम लाइन ऑफ फोर्स। कब? जब ये लाइन ऑफ फोर्स सरफेस से 90 डिग्री पर होंगी। सही है, तो अब इसकी डेफिनेशन क्या बन जाएगी? इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स किस में मिलेगी? इलेक्ट्रिक फील्ड में। इलेक्ट्रिक फील्ड में, सही नहीं? इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी सरफेस के परपेंडिकुलर गुजरने वाली, पास थ्रू होने वाली नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्स को इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। मतलब अगर हम इसकी परिभाषा लिखेंगे तो क्या बनेगी विद्युत क्षेत्र में किसी पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। आप ये समझिए, विद्युत क्षेत्र मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी सरफेस के परपेंडिकुलर पास थ्रू होने वाली, गुजरने वाली मतलब सीधी निकल रही है, पास थ्रू होने वाली इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स को क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। यह हमारी डेफिनेशन हो गई। इसको फॉर्मूला में कन्वर्ट करेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया? E, और सरफेस कितनी होगी? S। ये E क्या है? अपने आप में इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू सरफेस इक्वल टू फाई। ये हमारा एक तरीके से यहां पे डेफिनेशन से फॉर्मूला बन जाता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ही क्या कहलाएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाती है। तो यहां पर मैंने इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स लिखा है, यह क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। इलेक्ट्रिक फ्लक्स में एक बात का विशेष ध्यान रखना है, ये जो टॉपिक है कंप्लीट न्यूमेरिकल बेस्ड है, क्योंकि इस टॉपिक को समझने के बाद शॉर्ट टाइप क्वेश्चन और न्यूमेरिकल कंप्लीट होंगे। अगर समझ में नहीं आया तो आप न्यूमेरिकल सॉल्व करने में परेशानी महसूस करेंगे, इसलिए टॉपिक को बहुत ध्यान से और अच्छी तरह से समझना है। मैंने आपको करवाया था इलेक्ट्रिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू सरफेस एरिया। इलेक्ट्रिक फील्ड को लाइन ऑफ फोर्स से शो करते, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स से शो करते,
इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ही इलेक्ट्रिक फील्ड को बतलाता है, ठीक है ना। हमने यहाँ पर सरफेस रखा, एक सरफेस जिसका सरफेस एरिया एस है, इसमें से निकलने वाली मैक्सिमम लाइन ऑफ फोर्स तब होंगी जब ये परपेंडिकुलर होगा। तो उस समय अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस एरिया को मल्टीप्लाई कर दें, नॉर्मल मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई कर दें, तो ये क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को शो करता है। अब जरा देखिएगा ध्यान से कि एक हमने ये इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया में जब हम यहां पर एक सरफेस रखते हैं तो सरफेस हमने मान लिया ये वाला रखा इस तरीके से, ठीक है नहीं। अब ये तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये आपका सरफेस है, ठीक है नहीं। अब यहां पर आपको एक बात को समझना है बहुत अच्छी तरह से कि हमने एक सरफेस लिया है ये, ठीक है नहीं। अब यहां पर ये मैंने प्रकार रख दी, प्रकार क्या बतला रही है, ये एरिया वेक्टर को शो कर रही है। एरिया वेक्टर क्या होता है, एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर सरफेस होता है, ठीक है नहीं। तो ये परपेंडिकुलर हो गया नहीं, सरफेस के परपेंडिकुलर हो गया। अब अगर हम इसे मूव करवाएं तो ये मूव करेंगे, चारों तरफ कहीं पर भी जाएंगे, लेकिन हर तरीके से आपका एरिया वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। क्लियर। अब जरा देखेंगे, यहाँ पर हमने इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स को लिया था। क्लियर। मैं दोबारा बना देता हूँ अलग से। हमने ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ली और इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स में मैंने ये इस तरीके से एरिया रख दिया, सरफेस, सरफेस ये रहा और आपका ये आपका एरिया वेक्टर रहा, सही है नहीं। अब अगर इस पोजीशन में देखें तो मैक्सिमम लाइन ऑफ फोर्स निकल रही है, ये चारों की चारों इसमें से पार जा रही हैं और ये चारों कैसी है, 90 डिग्री पर हैं। तो इस समय जो ये आपका एरिया वेक्टर है, प्रकार है, और ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है, ये कैसी हैं, पैरेलल है। पैरेलल होने के कारण यहां पर एंगल कितना बनेगा, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री बनेगा। इस पोजीशन में थीटा इक्वल टू 0 डिग्री होगा। अब जैसे ही हमने 0 डिग्री से आगे बढ़ाया, इसे थोड़ा तिरछा किया, तिरछा करते ही आपने देखा ऊपर और नीचे से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स निकल गई। अब इसमें से कितनी लाइन ऑफ फोर्स जा रही हैं, केवल 2 ही जा रही हैं, पहले से कम हो गई, सही है नहीं। और ये आपका क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एरिया वेक्टर एंगल बना रहा है। हम धीरे धीरे इसे ऐसे करते चले जाते हैं, ये लगातार इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कम होती चली जाती हैं। और इस पोजीशन में यहां पर क्या हुआ, अब इस सरफेस में से एक भी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्रॉस नहीं कर रही है, पैरेलल हो गई है। पैरेलल का मतलब इसमें से कोई भी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स नहीं जा रही है। इस बात को समझे, दो अलग अलग अपोजिट बातें होंगी यहाँ पे। एक सरफेस है जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स के पैरेलल है, दूसरा है एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर क्या कर रहा है पोजीशन वेक्टर या एरिया वेक्टर, ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स के परपेंडिकुलर है। यहां पर ये थीटा इक्वल टू कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। सरफेस 0 हो गया, एरिया वेक्टर 90 डिग्री हो गया। इस समय एक भी लाइन ऑफ फोर्स नहीं है। अब हम क्या करते हैं, इसे और मूव करवाते हैं, इसे हम थोड़ा सा और ले जाते हैं, मूव करते हैं। तो अब देखो, अब क्या हो गया, यहां पर तो 0 हो गई थी, जैसे हम आगे बढ़ाते हैं, थीटा एंगल पे घुमाते हैं, क्या होगा, यहाँ पे लाइन ऑफ फोर्स बढ़नी शुरू हो गई। अब इस सरफेस से लाइन ऑफ फोर्स निकल रही हैं। इस पोजीशन में जहां पर आपका सरफेस है, सरफेस लाइन ऑफ फोर्स के परपेंडिकुलर है, और आपका एरिया वेक्टर क्या हो गया, यहां पर ये एरिया वेक्टर किसके हो गया, पैरेलल हो गया या नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड के। इस समय हम इसका कितना मानेंगे एंगल, 180 डिग्री। ये जो एंगल लिख रहा हूं, ये मैं आपका पोजीशन वेक्टर के अकॉर्डिंग लिख रहा हूं।
एरिया वेक्टर के अकॉर्डिंग, सही है नहीं। अब यहां पर 180 डिग्री इस समय इसमें से मैक्सिमम लाइन ऑफ फोर्स निकल रही है, हम कह सकते हैं परपेंडिकुलर एक तरीके से, सही है नहीं। अब जैसे ही हमने आगे बढ़ाया, आगे बढ़ाते ही इसमें से लाइन ऑफ फोर्स घटनी शुरू हो गई, सही है नहीं। अब ये इस तरीके से बढ़ता चला जाता है। तो जब एरिया सरफेस एरिया सरफेस लाइन ऑफ फोर्स के पैरेलल होगा, यानी कि सरफेस 0 डिग्री पर होगा, लेकिन एरिया वेक्टर ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। इस समय यहां पर कितना एंगल बनेगा, 270 डिग्री बनेगा। बात समझ में आ रही है। तो इस समय एक भी लाइन ऑफ फोर्स इसमें से नहीं गुजरेगी। अब जैसे जैसे हम इसे आगे की तरफ बढ़ाते हैं, यहां पर क्या हो जाएगा, वापस ये आपका 0 डिग्री पर आ गया, ये परपेंडिकुलर हो गया। एरिया वेक्टर 0 डिग्री पर, मतलब यहां पर 360 डिग्री पर घुमा दिया हमने, सही है। और यहां पर सरफेस एरिया क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। तो यहां पर आपने एक बात देखी, दो चीजें हमारे पास, जब हमारा वेक्टर, पोजीशन वेक्टर या एरिया वेक्टर, जो एंगल होगा इसका अपोजिट एंगल सरफेस का होगा। अगर एरिया वेक्टर 0 डिग्री है तो ये 90 डिग्री है। अगर एरिया वेक्टर आपका 90 डिग्री है तो आपका सरफेस क्या है, पैरेलल, यानी कि 0 डिग्री है। जब आपका ये 180 डिग्री है तो आपका ये परपेंडिकुलर हो गया, 90 डिग्री हो गया। मतलब कहने का है कि न्यूमेरिकल पढ़कर आपको देखना है, जो एंगल बोला जा रहा है वो आपका एरिया वेक्टर के अकॉर्डिंग बोला जा रहा है या सरफेस के कारण बोला जा रहा है। ये आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। न्यूमेरिकल में अगर छोटी सी मिस्टेक हो गई तो आपका सब चीज गलत हो जाएगी, सोचने का तरीका, पैटर्न ही अलग हो जाएगा। इस कारण मैंने आपको इस तरीके से बताया है कि सरफेस के साथ एंगल किस तरह से बन रहा है। अब जरा यहां पर देखिए, हम क्या करते हैं, हम एक सिस्टम ले लेते हैं। अब जैसे मैंने ये एक एरिया लिया, मैं यहां पर क्या करता हूं, पहले परपेंडिकुलर ये वाली पोजीशन थी हमारी, तब हमारा फॉर्मूला था phi इक्वल टू E इंटू एस। अब हम क्या करते हैं, यहां से इसे थोड़ा सा घुमा देते हैं। घुमाने पर क्या हुआ, ये हमने एक स्मॉल सेगमेंट लिया ds, और जैसे हमने इसे ऐसे लिया तो ये हमारा क्या हो गया, आपका एरिया वेक्टर हो गया। वेक्टर ds ले लें, इसे हम ले लेते हैं वेक्टर ds, चाहिए ना। E और ds के बीच में यहां पर कितना एंगल बन गया, थीटा एंगल। यहां पर एंगल कितना था, यहां पर आपका एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना था, 0 डिग्री था, सही है नहीं। यहां पर क्या हो गया, ये थीटा एंगल ले लिया, सही नहीं। थीटा एंगल लेने पर जब सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा एंगल पर हो तो फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाई। अब जरा देखेंगे यहां पर वेक्टर E अपनी जगह पर है, ds ऊपर है, थीटा, तो हम क्या करें, या तो E को ds की साइड में ले जाएं या ds को E की साइड में ले आए। कारण यहां पर E और S दोनों एक ही साइड में काम कर रहे थे या नहीं, E और एक ही साइड में तो E इंटू एस ले लिया। अब यहां पर एक ही साइड में लेके आना है तो क्या करेंगे, यहां पर हम परपेंडिकुलर खींचते हैं। परपेंडिकुलर खींचने पर हमारे साथ क्या बात बनेगी, ये हमारा एक ये बात बन गई, ये वाला वेक्टर ds के दो कंपोनेंट हो जाएंगे। कंपोनेंट में से जो E की साइड वाला कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, ये क्या हो जाएगा हाइपरटेनस, और ये हो गया बेस। बेस बराबर क्या हो जाएगा, हाइपरटेनस कॉस थीटा।
मतलब यहां पर क्या हो गया, ds cos थीटा। कंपोनेंट लिया ds का, हमने कंपोनेंट ले लिया ds cos थीटा। तो यहां पर अब आपकी स्थिति क्या हो जाएगी, यहां पर जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू कंपोनेंट ऑफ ds, ठीक है नी, कंपोनेंट ऑफ ds टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक फील्ड। आप ये समझिए हम क्या क्या कर रहे हैं, विद्युत क्षेत्र गुणा विद्युत क्षेत्र की दिशा में ds का घटक, ये क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र कितना हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड तो E हो गया, कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ds cos थीटा, ये हमारा फाई है। अब बात ये है कि हमने स्मॉल सेगमेंट के लिए काम किया है, ds के लिए काम किया है, तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो भी क्या होगा, ds के अकॉर्डिंग होगा। तो यहां पर क्या आ गया, ये d फाई हो गया। क्लियर। अब आपको मालूम है ये क्या होता है, ये एक तरीके से आप समझिए ए बी कॉस थीटा हो गया या नहीं, ए बी कॉस थीटा इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ये हमारा फॉर्मूला होता है। ये क्या हो गया, स्केलर प्रोडक्ट, सही नहीं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। तो इसी के तरह से यहां पर बन जाएगी बात हमारी, ये क्या हो जाएगा, डी फाई इक्वल टू, ये क्या बन गया, वेक्टर ई डॉट वेक्टर ds, सही है। यहां पर ये कौन सा प्रोडक्ट हो गया, स्केलर प्रोडक्ट, डी फाई इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर ds। यहां पर देखेंगे वेक्टर ई और वेक्टर ds बोथ आर वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है नहीं, और डी फाई क्या हो गई यहां पर, स्केलर क्वांटिटी। ध्यान रखने वाली बात है। और थीटा क्या हो जाएगा यहां पर, थीटा ई और ds के बीच में बनने वाला एंगल। क्लियर। डी फाई इक्वल टू ई डी वेक्टर ई डॉट वेक्टर ds। अब ये क्या था, ये स्मॉल सेगमेंट के लिए था, ओनली दिस पार्ट, ठीक है नहीं। अब इसको कंप्लीट सरफेस के लिए निकालना है, तो क्या हो जाएगा, फाई, फाई इक्वल टू क्या कहें, क्लोज्ड पाथ इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर ई डॉट वेक्टर ds। ये हमारा मेन फार्मूला हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए, सही है नहीं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, और E और ds दोनों ही कैसी हो गई, वेक्टर क्वांटिटी हो जाती हैं। अब यहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस पर डिपेंड होके चल रहा है, फाई इक्वल टू ई इंटीग्रेशन ऑफ ई ds cos थीटा। ये हमारा थीटा पर डिपेंड हो रहा है। तो थीटा पर डिपेंड हो रहा है, तो थीटा के लिए क्या स्थिति होगी, जब थीटा हमारा यहां पर इस पोजीशन से 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में होता है, यानी कि 90 डिग्री से जब लेस होता है, थीटा लेस देन 90 डिग्री। क्लियर। तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा उसका मान कितना आएगा, पॉजिटिव, क्योंकि थीटा यहां पर क्या होता है, थीटा आपका 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में पॉजिटिव होता है, कॉस, कॉस के लिए, ठीक है नहीं। और 90 डिग्री से 180 डिग्री के लिए क्या होता है, माइनस होता है, नेगेटिव होता है। इसका मतलब जब थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा तो फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और जब थीटा इक्वल टू
90 डिग्री होगा तो cos 90 का मान क्या होता है 0। तो यहां पर क्या होगा फाई का मान आपका 0 मिलेगा। ये न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं, जरा ध्यान रखिएगा, ये शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में बहुत बार पूछी जाती रहती हैं। क्लियर। अब जरा एक बात और देखिए, ये सरफेस है, देखें ये वाली इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है। क्लियर। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जब इसके अंदर से पास थ्रू हो रही हैं, सरफेस में से ये पास थ्रू हो रही हैं, तो आप देखेंगे यहां पर ये एंटर करेंगे। क्लियर है। तो यहां पर एंटर करने पर ये कहलाएगा इनकमिंग फ्लक्स। ठीक है नहीं। तो यहां पर क्या कहलाएगा प्रवेशित फ्लक्स। प्रवेशित फ्लक्स। क्लियर। और यहां से क्या होगी, ये लाइन ऑफ फोर्स बाहर निकल रही है, तो ये क्या कहलाएगा आउटगोइंग फ्लक्स। क्लियर। तो यहां पर ये क्या कहलाएगा निर्गत फ्लक्स, इमर्जेंट फ्लक्स। क्लियर। अब यहां पर भी आपको एक विशेषता ध्यान रखनी है, ये जो इनकमिंग कर रहा है मतलब प्रवेश कर रहा है, एंटर कर रहा है, ठीक है नहीं, ये एंटर कर रहा है और यहां से क्या हो रहा है पास थ्रू हो रहा है, बाहर निकल रहा है। क्लियर। तो यहां पर जो एंटरिंग फ्लक्स होगा वो कैसा होगा, ये अंदर जो प्रवेश कर रही हैं ये क्या होंगी पॉजिटिव, और यहां पर क्या होंगी नेगेटिव। अब पॉजिटिव और नेगेटिव, अब मैंने यहां पर कहा था ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव नेगेटिव पर ही ध्यान रखना, मेन प्रॉब्लम यहीं पे आने वाली है। आपने इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स किए थे, यहां पर क्या है पॉजिटिव, पॉजिटिव पर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स किधर से किधर जा रही है, यहां पर सेंटर टू इंफिनिटी, और नेगेटिव में कहां जा रही है, नेगेटिव में जा रही है आपकी इंफिनिटी टू सेंटर ओरिजिन। क्लियर है। तो अब जरा देखेंगे जब हम यहां पर रख रहे हैं तो यहां पर क्या है इंफिनिटी है, जब इंफिनिटी से सेंटर पे आएगी तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसा होगा नेगेटिव, और जब ये बाहर की तरफ जा रही है मतलब सेंटर टू इंफिनिटी जा रही है तो यहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा पॉजिटिव। ये बात आपको बहुत अच्छी तरह से समझ लेनी है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, प्रवेशित फ्लक्स को ऋणात्मक और निर्गत फ्लक्स को आउटगोइंग फ्लक्स को क्या कहेंगे धनात्मक कहते हैं। याद करने का तरीका आपने ध्यान रख लिया, प्लस के लिए 0 टू इन्फिनिटी होता है, माइनस के लिए इन्फिनिटी टू 0, मतलब ये 0 क्या है अपने आप में ओरिजिन है। केंद्र से अनंत की ओर धनावेश पर विद्युत बल रेखाएं होती हैं और ऋण आवेश पर अनंत से केंद्र की ओर विद्युत बल रेखाएं पाई जाती हैं। ये जो फ्लक्स है ये सरफेस पर प्रेजेंटेड चार्ज पर डिपेंड करता है। अगर किसी सरफेस पर चार्ज नहीं है मतलब चार्ज 0 है तो फ्लक्स का मान क्या हो जाएगा 0। अब आप कहोगे गुरुजी यहां पर तो E है, Q कहां है। अब आप ये समझ लीजिए ये जो Q है ये क्या बनाता है, ये हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। Q का काम क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करना। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं तो Q तो होगा ही, और जब Q नहीं होगा तो E भी नहीं होगा, और जब E नहीं होगा तो फाई भी नहीं होगा। इसलिए इलेक्ट्रिक किसी सरफेस में अगर चार्ज नहीं है तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। एक तो बात है चार्ज है ही नहीं, और दूसरी बात है कि इस इलेक्ट्रिक सरफेस के अंदर चार्ज तो है, मतलब यहां पर मान लिया ये Q1 है, माइनस Q2 है, प्लस Q3 है, माइनस Q4 है, इतने सारे चार्ज हैं। क्लियर। अगर हम इन सभी चार्जों का एल्जेब्रिक सम लें
एल्जेब्रिक सम, समेशन क्यू, एल्जेब्रिक सम का मान जितना आएगा वो चार्ज कहलाएगा। तो अगर हमारा एल्जेब्रिक सम क्या हो जाएगा, Q1 माइनस Q2 प्लस Q3 माइनस Q4, अगर इन सब का टोटल भी 0 मिल जाता है तो भी यहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान 0 ही आएगा। इस बात को ध्यान रखना होगा। अब हम करेंगे फाई की यूनिट एंड डायमेंशंस। तो फाई का फॉर्मूला क्या होता है, फाई इक्वल टू ई इंटू एस। इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होगा, वोल्ट पर मीटर इंटू सेकेंड, वोल्ट पर मीटर सेकेंड, वोल्ट पर मीटर। और ये क्या, एस क्या है, सरफेस एरिया है, तो ये एरिया क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर यूनिट हो जाएगी। हम यहां पर यूनिट ले रहे हैं दोनों की, यूनिट ऑफ फाई। तो वोल्ट पर मीटर से ये तो स्क्वायर से स्क्वायर गया, वोल्ट इंटू मीटर, तो ये फाई की यूनिट कितनी हो जाएगी, वोल्ट पर मीटर। अब इसी से डायमेंशन निकालनी है, तो डायमेंशन के लिए हम आगे बढ़ते हैं। वोल्ट क्या होता है, जूल पर कूलाम इंटू मीटर, जूल इक्वल टू न्यूटन इंटू मीटर, कूलाम एम्पियर इंटू सेकेंड इंटू मीटर। तो यहां पर क्या हो गया, मीटर स्क्वायर अपॉन एम्पियर इंटू सेकेंड, न्यूटन की जगह क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। तो ये क्या बन गया, किलोग्राम मीटर क्यूब सेकेंड माइनस 3 एम्पियर माइनस 1 एम L3 T माइनस 3 A माइनस 1। अब ये यूनिट्स और डायमेंशंस हर डेफिनेशन और फॉर्मूले की होती है और हमें निकालनी होगी। जैसे समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। नहीं आया तो आपको एक बार यूनिट एंड डायमेंशंस वाली वीडियो देखनी होगी, जिनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो प्लीज आप इसको अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। स्टेटमेंट ऑफ गॉस थ्योरम, गॉस प्रमेय का कथन। गॉस थ्योरम जो होती है ये भी फ्लक्स को फाइंड आउट करने के काम आती है। ये कौन सा फ्लक्स होता है, आपका होता है आउटगोइंग फ्लक्स। कौन सा, निर्गत फ्लक्स, इसको निकालने के काम आता है। और ये जितनी भी सिस्टम है फ्लक्स के लिए, फ्लक्स कब होगा, नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्स, ठीक है नहीं, विद्युत बल रेखाओं की संख्या को फाइंड आउट करने के लिए काम किया जाता है। ये कहां पे मिलेंगी, ये सारी की सारी इलेक्ट्रिक फील्ड में ही मिलेंगी। अगर लाइन ऑफ फोर्स है तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हम एक हाइपोथेटिकल सरफेस लेंगे, ठीक है नहीं, हाइपोथेटिकल गॉसियन सरफेस। हाइपोथेटिकल गॉसियन सरफेस से ये आउटगोइंग हो रहा है, आउटगोइंग फ्लक्स मतलब फाई इधर से निकल रहा है ना, ये निर्गत फ्लक्स है। तो यहां पर क्या हो गया, विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र में ये क्या है, काल्पनिक गॉसीय सरफेस यानी गॉसीय पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान किसके बराबर होगा, ये निकालना है ना। तो ये क्या होगा, ये वाला जो एरिया है गॉसीय सरफेस है, ये बाउंडेड एरिया है, बाउंडेड एरिया, इसको कहेंगे परिबद्ध क्षेत्रफल। परिबद्ध क्षेत्रफल में क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे -Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 प्लस Q4 माइनस Q5 माइनस Q6। बहुत सारे चार्जेस हैं, सही है नहीं। इन सब चार्जेस का क्या करेंगे, एलजेब्रिक सम,
एलजेब्रिक सम लेंगे। ये क्या होगा? समेशन क्यू। समेशन क्यू का मतलब क्या हो गया? यहां पर जितने भी चार्जेस हैं इन सबको जोड़ देंगे, जैसे -Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 प्लस Q4 माइनस Q5 माइनस Q6, इन सब का एलजेब्रिक सम लेंगे। एलजेब्रिक सम मल्टीप्लाई 1/ε0 इक्वल टू 5। तो इसका स्टेटमेंट क्या बन जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड में हाइपोथेटिकल गॉसियन सरफेस से आउटगोइंग फ्लक्स की वैल्यू बाउंडेड एरिया में प्रेजेंट चार्जेस के एलजेब्रिक सम और 1/ε0 के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होती है। क्लियर? अब ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा स्टेटमेंट्स का, विद्युत क्षेत्र में काल्पनिक गॉसीय पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान परिबद्ध क्षेत्रफल में उपस्थित आवेशों के बीज गणितीय योग व 1/ε0 के गुणनफल के बराबर होता है। आपका ये फार्मूला होगा। यहां पर समेशन क्यू का मतलब ये वाला है। क्लियर है? अब इससे आपको क्लियर हो रहा है, अगर यहां इस बाउंड्री के अंदर चार्ज नहीं है तब भी फाई 0 होगा, अगर एलजेब्रिक सम 0 होता है तब भी फाई 0 होता है। तो इस तरीके से फाई के दो क्लियर स्टेटमेंट बने हमारे पास। फाई हमने अभी निकाला था क्या? क्लोज्ड पाथ इंटीग्रेशन वेक्टर ई डॉट वेक्टर ds इक्वल टू 1/ε0 इंटू समेशन क्यू। मैथमेटिकल रूप में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। प्रॉब्लम आएगी कहां पर? समेशन क्यू में। हमें इस समेशन क्यू को ध्यान रखना है। ये समेशन क्यू कौन सा है? ये है बाउंडेड एरिया या बाउंडेड चार्ज। बाउंडेड चार्ज, परिबद्ध आवेश। कौन सा आवेश है ये? परिबद्ध आवेश, बंधा हुआ आवेश, बाउंडेड चार्ज। बाउंडेड एरिया में जो चार्ज होंगे वही परिबद्ध आवेश कहलाएगा। तो इस तरीके से इन दोनों का मिलकर ये एक स्टेटमेंट हमारा बन जाता है। कुछ किताबों के अंदर एक स्टेटमेंट अलग तरीके से है, ये तो है ही है, ठीक है नहीं। कईयों के अंदर मैथमेटिकल रूप में थोड़ा सा परिवर्तन कर देते हैं कि जो आउटगोइंग फ्लक्स है वो 4πk इंटू समेशन क्यू के इक्वल हो जाता है। ये इस तरीके से दिया जाता है। यहां पर k क्या होता है? 1/4πε0 देन फाई इक्वल टू 4π इंटू 1/4πε0 इंटू समेशन क्यू। 4π से 4π गया, फाई इक्वल टू 1/ε0 इंटू समेशन क्यू। अब इसे शब्दों में देखेंगे तो ऐसे बनेगा 1/ε0 इंटू, इसको कहा जाएगा परिबद्ध आवेश, या हम दूसरे रूप में इसे कह सकते हैं फाई इक्वल टू 1/ε0 इंटू बाउंडेड चार्ज। काफी जगह पर हम अपने इस शब्द के कारण, ये जो हमने यूज किया बाउंडेड चार्ज, इसके कारण ही हमें मैक्सिमम क्वेश्चन समझ में आएंगे, बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। तो आपका ये एक स्टेटमेंट मिल गया है। फ्रेंड्स, आज मैंने आपको
इलेक्ट्रिक फ्लक्स करवाया और गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट करवाया है। कल मैं इससे संबंधित न्यूमेरिकल भी करवाऊंगा और इससे आगे भी बढ़ेंगे हम। पर आपको एक बात का ध्यान रखना है, फिजिक्स के अंदर किसी भी चीज़ को पूरी तरह से क्रिस्टल क्लियर समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर हम YouTube पे मिल रहे हैं तो यहाँ पर आप ये समझिए हर चीज़ को समझने के लिए मिल रहे हैं। थ्योरी तो आपको बुक्स में, नोट्स में, हर जगह अवेलेबल हो जाएगी, परंतु किसी भी चीज़ को क्रिस्टल क्लियर समझना ज़रूरी है और मेरा पूरा प्रेशर आपको अच्छी तरह से समझाने के लिए ही है। तो प्लीज़ आप इसे अच्छी तरह समझिएगा और अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। कुछ लोग बच्चे देख तो रहे हैं परंतु सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।